A very good morning to all my students. Our next chapter in power quality and management is power factor. Okay, so the chapter number 5, which is grounding and bonding, we will be taking that lecture later on. पर अभी जो हम lecture continue कर रहे हैं, that is power factor. So what is power factor? अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाएं तो पावर फैक्टर इज अ मेजर दैट हाउ इफेक्टिवली द इनकमिंग पावर इज यूज्ड इन एनी इलेक्ट्रिकल सिस्टम. ओके, तो अगर सपोज मीनिंग द पावर जनरेटेड इज अपेरेंट पावर, ओके, जिसमें से आपको पता है कि जो एक्टिव यूजेबल पावर है दैट इज अपेरेंट पावर एंड दैट टाइम्स द पावर फैक्टर. सो पावर फैक्टर इज एक्टिवली यूज्ड, okay, we can say actively used section of total power. Now the power factor is the ratio of the real power that is used to do work and apparent power that is supplied to the circuit. तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसका इक्वेशन हो जाएगा पावर फैक्टर इज इक्वल टू KW अपॉन KVA. ओके, सो पावर फैक्टर को हम कई बार कोसाइन एंगल भी बोलते हैं, किसके बीच में? फंडामेंटल वोल्टेज एंड करंट के बीच में. दूसरे हैं कि पावर फैक्टर इज अ डायमेंशनलेस नंबर, ओके, विच इज क्लोज्ड इंटरवल बिटवीन 0 to 1. पावर फैक्टर को हम जनरली लीडिंग या लैगिंग उससे शो करते हैं बाय द साइन ऑफ सिंगल फेज एंगल. ओके, सो द पावर फैक्टर ऑफ 1 मीन्स दैट वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज. व्हेन द पावर फैक्टर इज 1, जितने भी एनर्जी सप्लाइड हैं सोर्स से, इट इज कंज्यूम्ड बाय द लोड. अगर पावर फैक्टर आपका लेस देन या ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म्स जो हैं वो फेज में नहीं हैं. उसी तरीके से जब कैपेसिटिव लोड्स हैं तो इट इज लीडिंग, दैट मीन्स करंट लीड्स द वोल्टेज, एंड इफ इट इज इंडक्टिव लोड दैट आर लैगिंग, करंट विल लैग द वोल्टेज. ओके, नाउ ड्यू टू एनर्जी स्टोर्ड in the load and return to the source, or due to a non-linear load that distorts the wave shape of the current which is drawn from the source. So that is why we always try to reach up to unity, okay, which it is very difficult to reach up to unity, and many projects have been taken by the students, okay, in this particular direction. Now, concept of power factor, how it is classified. सो जो कंसेप्ट है पावर फैक्टर का, या तो आप एक सप्लाई कंसिडरेशन देख सकते हैं या आप नेचर ऑफ लोड कंसिडरेशन भी देख सकते हैं. तो आप वो कैसे चेक करेंगे? अगर आप उसको सप्लाई कंसिडरेशन के तरीके से ले रहे हैं तो उसमें आपको चेक करना होगा एक डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर एंड सेकेंड वन इज ट्रू पावर फैक्टर. तो अगर आप एज पर नेचर ऑफ लोड कंसिडरेशन चेक करेंगे तो या तो वो यूनिटी पावर फैक्टर होगा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा, या फिर लीडिंग पावर फैक्टर होगा. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर है ये क्या है? ये है आपका कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म. बट विच काइंड ऑफ वोल्टेज? फंडामेंटल वोल्टेज एंड फंडामेंटल करंट वेवफॉर्म. ओके, सो ये जो फंडामेंटल वेवफॉर्म है उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? ये प्योर साइनसॉइडल वेव्स होते हैं. पर अगर ये जो वेव फॉर्म्स हैं ये डिस्टॉर्ट हो जाते हैं हार्मोनिक्स के वजह से, तो आपका जो पावर फैक्टर एंगल है वो चेंज हो जाएगा फंडामेंटल वेव से. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल वेव फॉर्म्स. बट द प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स, अगर सिस्टम में आपके हार्मोनिक्स प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? आपके कंप्लीट सिस्टम को अफेक्ट करेगा, कंप्लीट सिस्टम का ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी ये इफेक्ट करेगा. ओके, सो ट्रू पावर फैक्टर, जिसको हम डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर भी बोलते हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस? सो ट्रू पावर फैक्टर इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो बिटवीन टोटल एक्टिव पावर यूज्ड इन द सर्किट, जिसमें आप इंक्लूडिंग हार्मोनिक्स, आप हार्मोनिक्स को भी इंक्लूड करेंगे, एंड द टोटल अपैरेंट पावर. तो ये रेशियो किसका है? एक्टिव पावर का और अपैरेंट पावर का. पर आप इसमें हार्मोनिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो सिस्टम में प्रेजेंट है. ओके, सो यूटिलिटी पेनाल्टीज जो होंगी वो किसके बेस पे होंगी? वो इट विल बी बेस्ड ऑन ट्रू पावर फैक्टर ऑफ अ फैसिलिटी. किसी भी पर्टिकुलर फैसिलिटी के टोटल यूटिलिटी पेनाल्टीज पे ये बेस होंगी. अब आप इसमें 3 वेव फॉर्म्स देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर जो है आपका एज पर नेचर ऑफ द लोड. तो आप पहला देख रहे हैं, उसमें क्या है? वोल्टेज है एंड करंट है. तो ये रेजिस्टिव सर्किट है क्योंकि इसमें आपका फाई जो एंगल है इट इज इक्वल टू 0.
इसका मतलब इट इज यूनिटी पावर फैक्टर. Second one is your inductive circuit, so which is your lagging power factor. And the third one is your capacitive circuit, in which you have the leading power factor. So in this way we have total 3 types of power factor as per the nature of the load. Okay, so when I want to explain power factor, it is say in AC circuit the phase difference between voltage and current is 0. Okay, so what happens is, in that case, okay, the total angle phi is equal to 0. So you can say that जितना भी सोर्स में से आपको सप्लाई मिला है वो पूरा का पूरा हमारे लोड ने कंज्यूम किया है. ओके, सो ऐसी कंडीशन जो होती है कम होती है, बिकॉज वी ऑल नो दैट सम हार्मोनिक्स विल बी प्रेजेंट इन द सिस्टम, or there may be some losses in the system, okay, in terms of heat dissipation, etc. Okay, because of which you do not reach up to unity. Clear? अगर आपका प्योरली रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड है पावर सप्लाई के साथ, तो आपका करंट एंड वोल्टेज जो है वो चेंज हो जाएगा. तो आपका जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी कब होगा? देखो, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होती है सिंगल डायरेक्शन में अक्रॉस द नेटवर्क इन ईच साइकिल, आपका पावर फैक्टर 1 है जब सारे का सारा एनर्जी सप्लाई जो हमने किया है वो लोड ने कंज्यूम किया है. तो यूनिटी पावर फैक्टर जनरली हमारा रेजिस्टिव टाइप लोड में ही 1 होता है. मीन्स you get unity power factor only in case of resistive type of load. अगर आपको प्योर रेजिस्टिव लोड चाहिए, आपका पावर फैक्टर एंगल क्या हो जाता है? 0. अब उसी तरीके से अगर हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ द लोड, तो अगर हम डिस्कस करते हैं लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर हमको किस में दिखता है? जनरली इंडक्टिव लोड में. तो इसमें क्या होता है, जो आपका करंट फेज एंगल है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है एंड एज कंपेयर टू द वोल्टेज फेज एंगल, तो उसको हम लैगिंग बोलते हैं. लैगिंग पावर फैक्टर जनरली इंडक्टिव टाइप लोड में होता है और इसमें आपका जो पावर फैक्टर एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है फॉर प्योर इंडक्टिव लोड. उसी तरीके से लीडिंग पावर फैक्टर की हम बात करें, जो हम फॉर कैपेसिटिव लोड के लिए देखते हैं, उसमें क्या होता है, आपका करंट फेज एंगल जो है वो पॉजिटिव होता है इन रिलेशन टू वोल्टेज फेज एंगल. तो आपका जो पावर फैक्टर है उसको आप लीडिंग पावर फैक्टर बोल सकते हैं. तो ये जनरली इंडक्टिव टाइप ऑफ लोड में होता है. एंड प्योर कैपेसिटिव लोड के लिए भी आपका पावर फैक्टर एंगल जो है वो 90 डिग्रीज is the value. 90 degree is the value for power factor angle. Okay. Now, अगर जो हम ड्राइविंग सोर्स जिसको बोलते हैं, जिसको हम वोल्टेज फेस बोल रहे हैं, उसको अगर आप मोर और लेस जनरली अगर 0 अज्यूम करते हैं, कोई ऐसा सडन कंडीशन आया, तो उसी तरीके से आपका पॉजिटिव साइन ऑफ करंट फेज एंगल क्या इंडिकेट करेगा? लीडिंग पावर फैक्टर. पावर फैक्टर करेक्शन मीन्स, एज आई टोल्ड यू दैट हमारा हमेशा से intention होता है that we want to improve power factor, we want to take the power factor towards unity. It can be 0.91, 92, 93, 94, etc. Now, अगर पावर फैक्टर को आपको इम्प्रूव करना है तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स हैं that we are studying here. So basically इसमें 2 टाइप के there are 2 ways to improve power factor and minimize the apparent power drawn from the power source. तो एक है to reduce the lagging reactive current demands of the load. Okay, अगर आप lagging reactive current demand जो है उसको reduce करें तो. Second है compensate for the lagging reactive current drawn by the supply leading reactive current to the power system. अगर आप lagging reactive current को compensate करें तो इसमें जो lagging reactive current है वो क्या represent करता है? पावर सिस्टम का इंडक्टेंस और पावर सिस्टम के कंपोनेंट्स. तो लैगिंग रिएक्टिव करंट जो है वो डिमांड, इट मे नॉट डिमांड ओनली द टोटल एलिमिनेटेड, बट इट मे रिड्यूस द यूज ऑफ पावर सिस्टम डिवाइसेस. ओके, तो प्रैक्टिकली या टिपिकली नो डिवाइस इन अ टिपिकल पावर सिस्टम रिक्वायर्स लीडिंग रिएक्टिव करंट टू फंक्शन. देयरफॉर ये जो डिवाइसेस हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट्स. तो ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स का हम यूज़ करते हैं जिसको हम पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट भी बोलते हैं. तो ये एडवांटेजेस क्या क्या हैं? पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं?
सबसे पहला है कि रिएक्टिव कंपोनेंट रिड्यूस करता है वो नेटवर्क का। दूसरा, ये टोटल करंट रिड्यूस करता है सिस्टम का सोर्स टू एंड। तीसरा, ये I²R पावर लॉस रिड्यूस करता है। चौथा, ये वोल्टेज लेवल इंक्रीज करता है लोड एंड पे, मतलब कि अगर वोल्टेज लेवल लोड एंड पे इंक्रीज होता है इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप इज रिड्यूस्ड। ओके, फिर केवीए लोडिंग जो है सोर्स जनरेटर पे उसको रिड्यूस करता है। केवीए लोडिंग ऑन ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस्ड, लाइन एंड केबल लोडिंग इज रिड्यूस्ड। हाई पावर फैक्टर अगर है तो वो क्या हेल्प कर सकता है कि हम मैक्सिमम कैपेसिटी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की है वो यूज़ कर सकें या यूटिलाइज कर सकें। हीटिंग इन एलिमेंट्स कम हो जाती है। एनर्जी लॉसेस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है। आपकी जो इक्विपमेंट की लाइफ है वो बढ़ जाती है। लेकिन विद पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट देर आर सम कॉस्ट बेनिफिट्स ऑल्सो ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। What are these cost benefits? First of all, it reduces the KVA charges, okay? That is maximum demand charges in utility billing. So KVA charges जो है वो आपके कम हो जाते हैं। दूसरा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ओके वो कम हो जाता है प्लांट नेटवर्क के अंदर। ये वोल्टेज इंप्रूव करता है मोटर टर्मिनल्स में और इसके वजह से मोटर की परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाती है। सो ये सब हमारे कॉस्ट बेनिफिट्स हैं। पेनाल्टी चार्जेस है वो रिड्यूस हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है इनफैक्ट। ओके, सो पेनाल्टी चार्जेस आर ऑल्सो एलिमिनेटेड इफ यू गो फॉर बेटर एंड गुड पावर फैक्टर। इट विल रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑन सिस्टम फैसिलिटीज, जैसे कि ट्रांसफार्मर है, केबल्स है, स्विच गेयर्स है एक्सेट्रा। सो इन सब का आपका टोटल जो सिस्टम फैसिलिटी है उसका भी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाता है। ओके, नाउ सिमिलरली वी हैव वन एग्जांपल हियर। यू कैन सी हियर वी हैव अ chemical industry which has installed a 1500 kVA transformer. एक्चुअल मैक्सिमम डिमांड कितना था? 1160 kVA at 0.70 पावर फैक्टर लैगिंग। परसेंटेज लोडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर वॉज 77.30%। तो इंडस्ट्री ने क्या इंस्टॉल किया? इट इंस्टॉल्स 410 kVAr कैपेसिटर्स टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल गिवन। नाउ addition of capacitors at different location of power system for power factor correction. How is it helpful? Okay, basically there are major 3 locations distribution system में जहाँ पे आप कैपेसिटर को इंस्टॉल कर सकते हैं पावर फैक्टर करेक्शन के लिए। तो पहला हम जो डिस्कस कर रहे हैं केस 1 वो है कैपेसिटर ऑन द सप्लाई टर्मिनल ऑफ द इक्विपमेंट। अगर आप उसको सप्लाई टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं? पहला है कि आपकी लोड कैपेबिलिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा है यू कैन स्विच, इट कैन बी स्विच्ड विद इक्विपमेंट। आप इक्विपमेंट के साथ उसको स्विच कर सकते हैं, कोई भी एडिशनल स्विचिंग की ज़रूरत इसमें नहीं है। बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होगा, कैपेसिटर की साइज सिंप्लीफाई हो जाएगी, कैपेसिटर्स जो है वो कपलिंग में होगा दूसरे इक्विपमेंट के साथ। ओके, सो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जो स्मॉल कैपेसिटर्स हैं उन दे हैव मोर KVAr कॉस्ट लार्जर यूनिट्स के कंपैरिजन में, सो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। Similarly, we go for the second one, that is capacitor with group of equipments. So, second case is capacitor with group of equipments. तो इसके advantage है जो आपकी load capability है वो increase हो जाती है. That is one of the advantage. Second is material cost reduce हो जाता है. And third है कि installation cost जो है आपका वो भी कम हो जाता है. डिसएडवांटेज ये है कि स्विचिंग मीन्स मे रिक्वायर कंट्रोल अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस, उसमें आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए होती है कंट्रोलिंग के लिए। और उसी तरीके से जो लास्ट केस है दैट इज कैपेसिटर एट मेन सर्विस। अब इसका एडवांटेज ये है कि लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि स्विचिंग विल बी रिक्वायर्ड टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस यूज्ड. And the second one is it does not improve the load capabilities of the distribution system. Okay, so these were the 3 cases. So with this
Our lecture for today ends here for power factor. I would request you all to kindly give your answer on Google Classroom. Thank you. Thank you everyone.